हमारे आज के मेहमान का तल्लक सूबा बलूचिस्तान ज़िला खुजदार के शहर नाल के काबिल कदर सियासी ख़ानदान से है। आपके वालिद भी गौश बख्श विज़न बलूचिस्तान की सियासी तारीख़ में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली रहे, 2 मरतबा रुकन सेनेट और आज भी हमारे पास ये बतौर सेनेटर मौजूद हैं। इनको बलूचिस्तान की आवाज़ भी कहा जाता है और इनके वालिद को बाबाए बलूचिस्तान। मैं आज के प्रोग्राम में मीर हासिल खान बुज़िंजो को खुश आमदीद कहता हूँ। मीर साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। और हमारे आज की जज हैं जस्टिस रिटायर्ड फ़ख्रुन्निसा खोखर, साबिक़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली। जज साहबा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं मीर हासिल खान बुज़िंजो से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर सकूँ? मीर साहब, आप कैसे हैं? कि जो सियासत आप करते रहे सारी उम्र जी, उसका मकसद यही था ना कि आप गरीबों को एक अच्छी ज़िंदगी फराहम करना चाहते हैं। यकीनन। तो नाकाम क्यों हो गए आप लोग सारे? नाकाम तो आप नहीं कह सकते, कामयाबियां हैं। मैं समझता हूं कि क्योंकि हम कुछ लोग, बहुत कम लोग अब रह गए हैं जिन्होंने सियासत इस बुनियाद पर शुरू नहीं की थी कि कल कला के हम जाके असम्बलियों के मेंबर बनेंगे। उनमें एक जोश था, एक जज्बा था। हम समझते थे कि इस समाज में एक नाहमवारी है, इस नाहमवारी को ख़त्म करना है और यहाँ पे जो तबकात रहते हैं, कुचले हुए तबकात को उनके हक देने हैं, पिसे हुए कौमों को उनके राइट्स देने हैं। यकीनन एक बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ी मखलूक थी। एक मैं नहीं था, आप नहीं थे, हज़ारों लोग थे। सब हुआ क्या? देखें, आप लोगों की जद्दोजहद से 1973 का आइन बन गया। ये इस बात का तयन हो गया कि हाँ, सूबों को भी इख्तियारात देने हैं। इस बात का भी तयन हो गया कि ये एक फेडरेशन होगी, 1 यूनिट नहीं होगा। तो ये आपकी कामयाबी है उन तमाम लोगों की जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद। हमारी और आपकी जो सबसे बड़ी कामयाबी रही कि इस पाकिस्तान की इस मुख्तसर हिस्ट्री में 47 से अब तक हमारी जितनी जमायतें थी, सियासी जमायतें, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने 1 यूनिट ख़त्म किया। दूसरी बड़ी कामयाबी थी वो यकीनन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मुझे एक बात बताया कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े वाज़े तौर पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। आप लोग जो कौमी असम्बली के रुकन हैं और जो सेनेटर हैं, जो वज़ीर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपने हकूक़ की बात तो बड़ी करते हैं हर वक्त। लेकिन पाकिस्तान के इस आइन ने पाकिस्तान के अवाम को जो अख्तियारात दिए हैं, जो उनको हकूक़ का तयन किया है, उसके बारे में आप क्यों खामोश रहते हैं? मैं इस पर जानना चाहूँगा। कुछ उनके मैं हकूक़ जो इसमें तयन किया गया वो मैं तज़किरा कर दूँ। मसलन आर्टिकल 38 है, वहाँ पर अवाम की माशी और माशरती फलाह बहबूद का फ़रोग़, एक पूरा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें लिखा हुआ है तमाम शहरियों के लिए मुल्क में दस्तयाब वसाइल के अंदर माकूल आराम और फुर्सत के साथ काम और मुनासिब रोज़ी की सहूलतें मुहैया की जाए। मैंने नहीं देखा कोई जद्दोजहद की गई। तो क्या मैं इस आर्टिकल को एक ऐसा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझूँ जो इसका पार्ट नहीं है? लेकिन जब हम अपने आप को हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि उसकी इतनी अच्छी जमहूरियत है, हमारी नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में एक बुनियादी काम हुआ। जो इंडियन लीडरशिप थी अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेहरू, उसने पहले दिन एक बुनियादी काम किया जो हमने नहीं किया। वो था बड़ी जागीरदारियों का खत्म करना। 1973 के आइन के बनाने वालों ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी पार्टी ने जागीरदारी के खात्मे के लिए जो काम किया उस पर भी अमल दरामद ना हो सका। और बड़ी हैरानगी की बात है बुज़िंजो साहब, जब PNA की तहरीक उसकी मौत का मुतालबा कर रही थी और असम्बली मीट कर रही थी, असम्बली ने एक दफ़ा फिर ज़री इस्लाहात का बिल पास किया और उस पर अमल दरामद कराना तो आपका काम था ना। जो बाद में आप कौमी असम्बली के रुकन बने, सेनेटर बने, आपका कोई काम नहीं था? देखिए, बुनियादी बात यह है कि वो काम जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाए और आज भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाए? क्या दबाव है? देखिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस मुल्क में अभी तक
पॉलिटिक्स में फ्यूडल का बहुत बड़ा रोल है। उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि हम आज तक असेंबली में ज़री टैक्स लगाने में कामयाब नहीं हुए। चले, अच्छा मैं जैसा मैं आपकी तवज्जो फिर वापस चाहूँगा आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये लिखा गया और कहा गया और वादा किया गया पाकिस्तान के अवाम से, उन तमाम शहरियों के लिए जो कमज़ोरी, बीमारी या बेरोज़गारी के बायस मुस्तकिल या आर्जी तौर पर अपनी रोज़ी न कमा सकते हों, बिला लिहाज जिन्स, ज़ात, मज़हब या नस्ल बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन खुराक, लिबास, रिहाइश, तालीम और तबी इमदाद मुहैया की जाएगी। क्यों नहीं की गई? इसलिए कहा गया कि जनाब इस आर्टिकल के ऊपर अमल तब होगा जब हमारे पास पैसे होंगे। आपके पास बम प्रूफ गाड़ियाँ लेने के तो पैसे हैं, आपके पास जहाज़ों में उड़ने के लिए तो पैसे हैं हर चीफ मिनिस्टर के पास। आपका प्राइम मिनिस्टर उन जहाज़ों में उड़ता जो 1973 का प्राइम मिनिस्टर नहीं उड़ता था। आप बंकर्स में रहते हैं, लेकिन आप आइन के इस आर्टिकल को पूरा करने के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। तो फिर मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? फौज? आपके, मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेदार बहुत ज़्यादा है। आप भी हैं, मैं भी हूं। देखिए, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हुकूमत वक्त का ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, हर किसी को इलाज मिलना चाहिए, हर कोई बेरोजगार होना चाहिए। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मसला मैं बहुत सुनता हूँ आप लोगों की मीडिया वालों से, जो कैमरा लेके एक एक स्कूल दिखाते हैं, एक एक अस्पताल दिखाते हैं, देखो ये खा गए, पॉलिटिशियन खा गए, मगर कभी भी किसी एंकर से लेके मीडिया पर्सन से लेके इवन पॉलिटिशियन तक ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान का एजुकेशन बजट कितने का है। कहा हम कहते हैं बहुत कम है। आप इसको कंपेयर करें अपनी डेट सर्विसिंग, सारा पैसा तो आप कर्ज में डेट सर्विसेज कौन जिम्मेदार? कौन है? मैं हूं, आप है, कौन है? हुक्मरान है जिम्मेदार, तमाम स्टेक होल्डर्स। सर डेट सर्विसेज के तो हुक्मरान जिम्मेदार है, एक आम शहरी तो नहीं है ना। देखिए ना, पहले तो फिर अब डिबेट लंबा हो जाएगा। डिबेट लंबी नहीं हो जाएगी। देखिए, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना चाहता हूँ। हुक्मरान कौन है? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर। मेरा सवाल है कि जहां आपकी प्रिविलेजेस, आप मुझे बताएं कि आधी सदी तक इस मुल्क में इस किताब के बगैर हुक्मरानी होती रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन है? इस किताब के साथ आपने हुक्मरानी की है। चलें इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। नहीं, इस तरह नहीं, आधी इसके बगैर हुई है। मान लिया जो आधी है उसमें आधी है, उसमें भी आधी है, पूरी नहीं है। मान लिया, मैंने आपका ये फलसफा भी मान लिया। चलें, ये आपकी कमजोरी का सबूत है कि आप अपनी पार्टियों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। अगर आपकी पार्टियां 8000 यूनियन काउंसिल्स में ऑर्गेनाइज होती, सारी की सारी 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, तो किसी ताकत की ये जरूरत ना हो सकती कि वो आपसे इख्तियार छीन ले। हर 10 साल बाद ताला आजमा आता है और मेरी पार्टी की पांचा करके चला जाता है। मैंने मान लिया, मैं तो देश में उलझाने का अपने आप को तैयार ही नहीं हूं। आधा उन्होंने किया, आधा आपने किया। मेरा सवाल तो ये है कि आज जब आप 10 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं, ये आर्टिकल, या तो आप कह रहे हैं कि जी ये आर्टिकल हमारे पास पैसे पूछे कोई नहीं है, इफ्तिखार साहब ये आर्टिकल मत पढ़ा करें, हमें दुखी मत किया करें। आर्टिकल इस पर सिर्फ यही है, हमारा इस्तेकाक ये है, प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखना है या नहीं लिखना सदर के खिलाफ, सदर के खिलाफ अगर प्राइम मिनिस्टर खत नहीं लिखेगा तो क्या नुकसान होगा। इन डिबेट में चले। मैं आपको ब्लंटली ये कहूँगा कि जिस तरह हमारा ये सिस्टम जा रहा है, 70 साल चल चुका है, इस सिस्टम को इसी रविश के साथ आप अगले 70 तक ले जाए, आपको मैं कहता हूं कि हमारा जो सरदार फ्यूडल और इनकी जो यूनिटी है, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। तो कौन रिजॉल्व करेगा? सरदार तो आप खुद आ जाते हो, गवर्नर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, पार्लियामेंट आपकी, सेनेट में आप, कौमी असेंबली में आप, फिर हम क्या करें? हमने मिन्नतें की हैं इस्लामाबाद को कि बलूचिस्तान में 2 आज़ादाना इलेक्शन करने दो, सरदारों को छोड़ो, खुद इलेक्शन करे, आप उनके लिए इलेक्शन ना करें, तो देखें सूरत बदल जाएगी। क्या होगा कि क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली बिल्कुल आएगी।
क्या तब्दीली, मुझे बताने क्या सर तब्दीली देखिए देखिए, एक ये है कि यहाँ फ्यूडलिज्म और हमारा जो सरदार है और इस्लामाबाद है, बेसिकली हमने उस फॉर्मेट को कंटिन्यू किया पूरे पाकिस्तान में, मगर स्पेशली इन एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा बैकवर्ड थी, ट्राइबलिज्म थी, जो अंग्रेज़ ने अडॉप्ट किया हुआ था कि बजाय कि लोगों को एम्पावर करो, आम आदमी को एम्पावर करो, एम्पावर द सरदार्स एंड मीर्स एंड बला बला, और इससे रूल द एरिया, उसी को अडॉप्ट करके चला रहे हैं। अब भी हम उसी लाइन्स पे चल रहे हैं बलूचिस्तान में। ये सी पैक में आप बहुत बड़े उसके हामी रहे हैं, अपना केस तो लड़ नहीं सके आप। देखिए इस वक्त सीपैक में 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट को छोड़ के मुझे तो सीपैक कहीं नजर नहीं आता। आपकी जितने सीपैक के प्रोजेक्ट हैं वो पावर प्लांट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट हैं, न वो लोन है, न वो ग्रांट हैं, न उनका कोई दूसरा काम है। अगर सीपैक है तो आपके 3 प्रोजेक्ट्स को छोड़ के आगे आप क्यों नहीं बोले उसके, आप बैठे हुए थे साथ? हम बैठे हैं। नहीं, आप साथ बैठे हुए थे उसके जब कुछ सब फैसले हो रहे थे। मैं बोलता हूँ सी पैक के जो फैसले हो रहे थे आप उनके साथ इत्तेहादी के तौर पे बैठे रहे कि नहीं बैठे? मैं बैठा था। इस वक्त अगर सी पैक में सबको बहुत मिला हो तो मुझे ना मिला हो तो मैं शोर मचाऊं। इधर प्रैक्टिकल ये है कि NL1 और मुल्तान सक्कर के अलावा प्रैक्टिकली कोई भी कनेक्टिविटी सीपैक का नहीं है। आप इस बात का जवाब देने को तैयार है कि जो सी पैक जानी थी आपके अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ होती बलूचिस्तान से, वो क्यों नहीं गई? वो PhD में बनी। वो तो बनी। कहाँ बनी? सिर्फ वो इलाका, वो हिस्सा जो मुशर्रफ ने बनाया? नहीं, मुशर्रफ ने एक नहीं बनाया। ये मुशर्रफ ने 30 काम किया है, बाकी सारा काम नवाज शरीफ के दौर में हुआ है। कौन सा, मुझे इलाका बता देना। आपका होशा बुरहान से ये जानी थी जी, होती हुई डेरा इस्माइल खान को टच करती हुई जी, जी। ये फिर आपके एंटर हो जानी थी बलूचिस्तान के अंदर, जोब से होती हुई, फिर ये कोयटा से होती जानी थी। जी बिल्कुल। वेयर इज दिस, ये कहाँ है? ये इसका इफ्तिताह हमने यानी नवाज शरीफ ने कर दिया, मौलाना फजल रहमान ने, महमूद खान ने और इफ्तिखार साहब जो हमारे ANP के थे, हमने यूब में उसका इफ्तिताह किया। बट दिस इज द नॉट चाइनीज मनी। दिस इज द चाइनीज पैसा नहीं है। तो फिर सी पैक का पैसा कहाँ है? दिस इज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है। My question, Your Excellency, is with you is this: that you have been supporting and advocating the CPAC, sitting with the federal government. Where is your share? इफ्तिखार भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिवाय मुल्तान सक्कर के, NL1 पेशावर कराची के कोई कम्युनिकेशन पे पैसा नहीं लगाए सिवाय ताकोट और वो जो सुस्त बॉर्डर पे जाता है। अच्छा मुझे सर ये बताएं कि सी पैक के हवाले से कौम परस्तों का ये ख्याल है कि आपको इसलिए ये ओहदा दिया गया कि आप गवादर पोर्ट को बेहतर बना सकेंगे और बलोचों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। आपने कुछ किया उनके लिए? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले ये है कि जहाँ तक ग्वादर पोर्ट का ताल्लुक़ है वो अभी तक इस स्टेज पे नहीं है कि आप कहें कि यहाँ कोई बहुत बड़ा कारोबार शुरू होने वाला है। अभी तक मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में 2-3 साल तक तो ये पोर्ट ऑपरेट होते हुए नज़र नहीं आ रहा। देखिए आपके पास जब 3 पोर्ट आपके पास पहले पड़े हैं, आपके पास पोर्ट कासम है, आपके पास KPT है, उसके बाद आपने डीप सी पोर्ट बना लिया। ऑलरेडी एक डीप सी पोर्ट आपने ग्वादर को शुरू करने से पहले मुकम्मल कर ली कराची में, ठीक है ना? तो बलोची महरूम रहते। तो अब ये है कि जब तक अफगान ट्रेड और ये जो छोटा सा टुकड़ा रहता है किसका, ग्वादर रेतोडेरो का, इसको मुकम्मल नहीं करोगे उस वक्त तक ये स्टार्ट नहीं होगा। मगर इस वक्त जो है आपकी जो इंपोर्ट है वो कम होती जा रही है।
आपने चाइनीज के साथ जो मुआहदा किया जी, उसमें आपको राहदारी मिलेगी? देखिए, चाइनीज से जो मुआहदा हुआ है वो बुनियादी तौर पे वो चाइनीज से मुआहदा नहीं है, वो मुआहदा है सिंगापुर से। जो मैं राहदारी की बात कर रहा हूँ जी, राहदारी जब खुंजराब से ट्रैफिक आएगी और ग्वादर तक जाएगी पूरे हमारे मुल्क से होकर, तो राहदारी कहीं पे देंगे वो? अभी तक कहीं नहीं लिखा है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, एक अजीब बात है कि आपकी मखलूत हुकूमतें बलूचिस्तान में चलती हैं और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी ज्यादती है मखलूत हुकूमत चलाना बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि हर आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, हर MP चीफ मिनिस्टर बना होता है। ये हकीकत है ये नहीं? बिल्कुल है। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी मखलूत हुकूमत का? और आपने तो कमाल कर दिया, आपने टॉस किया, आपने कहा पहला ये 6 में अपना कोई टास्क टाइम नहीं हुआ, अब्दुल कोई मालिक टास्क के नहीं हुआ, पास कोई और टास्क ये सनाउल्लाह ज़हरी के पास। नहीं, टास्क नहीं हुआ। तो फिर कैसे हुआ? बल्कि नवाज शरीफ वॉज द ओपिनियन कि 5 साल ही नेशनल पार्टी को डॉक्टर मालिक को दिया जाए। उसमें थोड़ी सी शहबाज शरीफ, चौधरी निसार साहब और जफर जगड़ा ने इस बात को गड़बड़ की। वरना नवाज शरीफ वॉज कन्फर्म कि 5 साल तक जो है। सर कभी ऐसा भी हुआ है जैसा आपने किया? एक दफा पहले हमने किया था, जब हमने नहीं, टॉस में किया था तब भी? अकबर बुगटी और सरदार तावला के दरमियान नहीं हुआ था। तब भी टॉस में किया था? वो टास में नहीं हुआ था, वो बुनियाद वहीं से पड़ी थी। सर क्या जमहूरियत हम चला रहे हैं, कितनी कौमियतें वहाँ बसती हैं, मखलूत हुकूमत आपसे चल नहीं पा रही, पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं, हर MP वज़ीर आला है और फिर आप कहते हैं स्कूल नहीं है। सर ये होता रहेगा। तो सर इसका हल तो बताए ना, कैसे रोकूं मैं इसको? नहीं, इसका मैंने आपको कहा कि मैं जब तक आप बलूचिस्तान में 2-3 इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होने देंगे, इस दफ़ा आपने इलेक्शन कराए, अगर इस तरह आप इलेक्शन कराते रहेंगे तो यही सिचुएशन रहेगी, यही मखलूत रहेगी। आपका इंडिपेंडेंस से मुराद क्या है? इफ्तिखार भाई, आप एक चीज़ और नोट कर लें जी। एक और नोट कर लें। मुशर्रफ आया, बेनज़ीर के नवाज शरीफ की हुकूमतों को छोड़ दो, मुशर्रफ से आज तक वही लोग हुकूमत में हैं जो जरदारी के साथ भी हुकूमत में थे, नवाज शरीफ के साथ हुकूमत में थे, परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुकूमत में थे, अब हुकूमत में। अब जो NFC का अवार्ड लास्ट फार्मूला है उसमें 5% से बढ़ के 9% कर दिया गया। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास सलाहियत ही नहीं थी, आपकी इंतज़ामिया के पास इतने ज़्यादा पैसों को सही तौर पे इस्तेमाल करने की, तो क्या मैं गलती पर हूँगा? मेरा जवाब फिर वही होगा, जब तक आप बलूचिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी रहेंगे यही होता रहेगा। सर हमने तो आपको बेरोजगारी पर भी दिया पैसा, आपको गुर्बत का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी सामने रख के दिया। कुछ भी नहीं दिया हमने बिल्कुल। अब ये 9% कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। कितना चाहिए आपको सर? पर आपका फार्मूला क्या होना चाहिए? मुझे आप तो, मुझे अपना फार्मूला बताएं, आप किस फार्मूले के तहत पैसे मुझे देना तो चाहते हैं? आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। छोड़ दिए? मेरे पास इतने जराए हैं, मैं पाकिस्तान को खिला सकता हूँ। ओ बाबा छोड़ तो दिए ना, तो आप कर क्यों नहीं रहे? गले से पकड़ते हो, कभी इसको लाते हो, कभी बाप बनाते हो, कभी चचा बनाते हो, कभी मामू बनाते हो। बाप किसने? बाप बाहर से है? हाँ। बाप बलोची नहीं है? नहीं। पठान मखतून नहीं है? नहीं। ब्रोई नहीं है? नहीं। सब वहाँ के बलोची हैं। वो होंगे बलूची, वो होंगे, आप नहीं हैं। मगर ये कि बाप यहाँ से गया। आपके पास बहुत वसाइल हैं, आपको अपने वसाइल इस्तेमाल करने कोई नहीं देता। मैं कहता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड में पैसे देने के बाद आपकी इंतज़ामिया इस काबिल नहीं है कि उनको फैसला कर सकती। आप कहते हैं आपको मिनरल्स बहुत हैं, आपको किस तरह रोका कि मिनरल्स को आप ना निकालें? कोयला निकलता है वहाँ से, बिल्कुल निकलता है। प्राइवेट लोग निकालते हैं, सही, बेचते हैं, अरबपति हो गए। बिल्कुल। संगे मरमर की बेहतरीन कान वहाँ पे थी, खत्म हो जहरी अरबपति हो गए। सही। खुद लोग निकाल रहे थे, तो जब ये निकाल सकते हैं तो दूसरे जो मिनरल्स हैं वो क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए, इस वक्त मिनरल्स में आप जाएंगे, आपके पास रेकोडिक, सेंदक, जो दुनिया का तीसरा बड़ा कॉपर का डिपॉजिट है, और एक सर्वे के मुताबिक
कि इसी जगह पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के, जिसमें खारान और चागे, अगर इसके कापर को इकट्ठा किया जाए, मे भी ये दुनिया का सबसे बड़ा डिपॉजिट है। इसमें तो कोई बहस नहीं है। दूसरी बात आपने जो पूछी, आई एग्री विद यू कि जो सेंधक के साथ किया, जो रेकोडिक के साथ किया, वो किसी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं की, वो हमारी सूबाई असेंबली सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी थी। 500 से 1000 पेज का जो एग्रीमेंट था, 3 इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से हमारे डायरेक्टर लेवल लोगों ने उसको साइन किया। ये हमारी बदकिस्मती थी और इसको मैं मानता हूँ। अच्छा, मुझे एक बताएं कि अब सबसे बड़ा क्राइसिस जो वहाँ पे आने वाला है आपके शहरों में, खासतौर वो पानी का है। मतलब कोयटा शहर है, कोयटा की जो वाटर सप्लाई है वो होना झील से होती है, उसका जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसमें पानी नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए भी कुछ संजीदा नहीं है? मैं यहाँ पे एक बात कह के जा रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ शहरों में पानी का मसला है। मेरी राय है, अगले 20 साल में बलूचिस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है। राइट फ्रॉम लोरलाई, पश्चिम, क्वेटा, कलात, मस्तुंग, खुजदार, यहाँ पे 99% लोगों को माइग्रेशन करना ही करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और आपके पास यहाँ पानी को भी स्टोर करने का कोई ऑप्शन नहीं। क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि इट इज, इसके लिए आप सन ऑफ द साइल हो, आई नोट, तो फिर क्यों क्या तजवीज़ करते हो? कारेज थी, अंग्रेज ने बनाई, आपने कारेज का सिस्टम भी तबाह कर दिया। सर अब आप मुझे बताएं कि 1200 फीट से जब आप पानी निकालेंगे, कारेज तो क्या, आगे तेल निकल सकता है, पानी खत्म हो जाती है। ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं बाप। मेरा ये सवाल है कि सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, 7 लोग उनके पास अक्सरियत थी, मैंगल चला गया, बाकी भी चले जाएंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस माना गया, मंजूर हो गया, पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई। नेक्स्ट मिलकर बनाएंगे। वो चला नहीं सका और आप चला लेंगे? भाई ये तो चलता मुल्क ही इसको दे गए थे, क्या हो गया 3 महीने में? एक मुल्क चल रहा था, बिजली भी थी, पानी भी थे। आप समझते हैं आप चला लेंगे? बिल्कुल चला लेंगे। कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? कांग्रेस से कोई भी बन सकता है। कौन, कोई आइडिया? पीपल्स पार्टी का बनेगा या नून का बनेगा? पीपल्स पार्टी का। फिर बलूचिस्तान में क्या होगा? वफाक में पीटीआई की हुकूमत चली गई, और अब संजरानी साहब का क्या होगा? देखिए, संजरानी इतना बड़ा इशू ही नहीं। संजरानी इशू है, चेयरमैन सेनेट। जिस दिन यहाँ पे फैसला हो गया कि ये तमाम जमायतें इकट्ठे हैं, तो संजरानी साहब को तो गरीब को 1 घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं। अच्छा, वो वैसे चला जाएगा जिस तरह सनाउल्लाह ज़हरी चला गया? ज़हरी चला गया, क्योंकि वो पीटीआई ने जिसको वोट दिया है वो भी उसकी मुखालिफ है। कितना पैसा खर्च हुआ था संजरानी को लाने में? मैं समझता हूं कि ओवरऑल लास्ट सेनेट के इलेक्शन में अगर सबको इकट्ठा किया जाए, 1-2 बिलियन तक मामला गया। किसने दिया? मुख्तलिफ लोगों ने। उसने भी दिया जो ख्वाहिशमंद है अब इक़्तिदार में आने का? इसका मुझे इल्म नहीं, उसका आपको नहीं पता। तो बलूचिस्तान में फिर किसकी हुकूमत होगी जब ये वफाक में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा? तो देखिए, वहाँ पे जाहिर है कि इस वक्त मेन अपोजिशन लीडर जेयूआई और बीएनपी मेंगल है। मुल्ला और कॉम प्रेस मिल के वहाँ पे हुकूमत फॉर्म करेंगे, जिनके साथ बाप का एक हिस्सा भी होगा। बाप को तो भी आप इस्लामाबाद का कह रहे थे। नहीं, वो आधी बाप इधर जाएगी, आप इधर जाएगी। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, अब पंजाब में फिर क्या होगा जो असल बैटल ग्राउंड है?
फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी हलचल हुई तो पंजाब तो उड़ जाएगा। तो फिर इसका मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असल में एक नया एनआरओ होगा। हर चीज को हम एनआरओ क्यों बोलते हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं लफ्ज़ को मुतबादिल सोच रहा हूँ कि अगर वफाक में गवर्नमेंट गई तो सब मुकदमात ख़त्म, तमाम लूट मार का मामला ख़त्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ख़त्म हो गए, फलूदे वाले के पैसे ज़ेर बहस नहीं आएंगे और हर तरफ रंग ही रंग होंगे। अब बसंत की बहार बहार होगी। आप मुझे बताएं, मुशर्रफ आया था, क्या उधम मचाया? उससे सजा देनी चाहिए थी। नहीं कि ये करप्ट है, वो करप्ट है, सजा देनी चाहिए थी। आप मुझे बताएं जो साहब, मैं तो कह रहा हूँ उसको सजा देनी चाहिए थी। मैं तो इन सरमायादारों के सख्त खिलाफ हूँ, मगर क्या हुआ? हराम का माल कमाने वालों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं भी खिलाफ। तो आप खिलाफ है ना, लेकिन होगा क्या? जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो फलूदे वाले के पैसे बच जाएंगे। नहीं, मसला ये है कि आप अगर फलूदे वाले के पैसे बचने हैं तो ये सारा कुछ क्या है? ये अल्लाह के नाम पर ये इताअत करते हैं और अल्लाह ने इक़्तिदार दे दिया इंसान को और इंसान ने इक़्तिदार दे दिया आपको। इसलिए दिए कि फलूदे के मालिक को तो अरबों रुपया उसके बैंक अकाउंट में दे दें। देखिए मेरी बात सुने, जिन्होंने एहतसाब के अमल के लिए ये सारा काम किया, आज उनसे ये सवाल है कि आपने जिन लोगों को लाया, जिनको आपने रोका और अब वो जो कुछ कर रहे हैं तो आज़ाद है, हमारा कोई कसूर नहीं है। जिन लोगों ने लाया है उनसे अब सवालें उठ रही है। तो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान को जिस तरह आपको फाटा को आपको खुसूसी पैकेज दे रहे हैं, आपको अल्टीमेटली बलूचिस्तान को वो पैकेज देना होगा जो एनएफसी से काट के। अब ये है कि आपकी बात मानता हूँ, पिछली गवर्नमेंट जिसका मैं हिस्सा था, हमारी तमाम लड़ाइयों के बावजूद दो चीज़ें हम करने में कामयाब नहीं हुई, एनएफसी वर्ड और जो क्या था ऑफिस था हमारा किसका, वो हम नहीं बना सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि उसने आपको आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज दे के सब मसाइल का हल कर दिया। आप विजेंद्र साहब क्या कहते हैं? पहले तो ये है कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो कहते हैं हमने पेश किया, रज़ा रब्बानी ने पेश किया, मैं मौजूद था। ये बेसिकली वो कमेटी थी जो नवाब अकबर बुगटी को मारने के बाद, आपको याद होगी कि वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन और चौधरी शुजात के बुनियाद पे एक कमेटी बनी थी जिसमें यह तय पाया था कि 5 से 7 हज़ार जॉब्स फेडरल गवर्नमेंट में बलूचिस्तान के कोटे की बनती हैं और 3,000 जॉब्स और होंगे जो ये मिला के बलूचिस्तान में दिए जाएंगे। जब मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हो गई, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो इसको बाकायदा जॉइंट सेशन में इसको अप्रूव किया किसने, असम्बली ने, जिसको पढ़ा किसने। तो इसका मतलब ये पीपल्स पार्टी का दिया हुआ नहीं है? नहीं था। पीपल्स पार्टी क्लेम नहीं कर सकती। मुझे सर ये बताएं, आप जो इशू है वहाँ पे नौजवानों का, उनका क्या किया जाए? उनके लिए रोज़गार के बंदोबस्त कहाँ से लाए जाएंगे, क्या किया जाएगा? डू यू हैव एनी आइडिया? देखिए, मेरी राय ये है कि बलूचिस्तान में जो 2-3 सेक्टर्स हैं, 2-3 सेक्टर्स हैं जो करने बलूचिस्तान को हैं, अगर इन 3 सेक्टर्स को हम लोग डेवलप कर लें, बलूचिस्तान को कहीं से न किसी माशी पैकेज की ज़रूरत है, न उसके सामने कुछ मुश्किलात होंगी। पहला आपका मिनरल सेक्टर, इतना बड़ा सेक्टर है कि इस पे अगर काम हो जाए तो बलूचिस्तान को किसी की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, बलूचिस्तान के पास इस वक्त 700 किलोमीटर कोस्ट है जो बैरन पड़ा हुआ है, धूल उठ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है, न प्रॉपरली फिशिंग पे काम हुआ है, न किसी रिजॉर्ट पे काम हो रहा है। आप करने नहीं देते ना?
वो हम पंजाबी जाके करना चाहेंगे तो आप कहेंगे पंजाबी तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। नहीं, कभी नहीं कहा। हाँ, क्योंकि अगर पंजाबी चले जाएंगे कहोगे जी हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। हम एक मसला तो नहीं है आपका, मतलब आपके पास खुद आपका सरदार जो है इफ्तिखार भाई, इस वक्त पूरा ग्वादर लाहौर ने खरीदा हुआ है। भाई लाहौर ने खरीदना और है तो आप कानून साजी कर देते ना, आप आइन को तरमीम कर देते। इस आइन में लिखा हुआ है कि आप जहाँ चाहे तजारत कर सकते हैं पाकिस्तान में, इस आइन में लिखा हुआ है जहाँ चाहे आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, इस आइन में लिखा हुआ है जहाँ चाहे आप मुलाजमत कर सकते हैं, तो आइन में तरमीम करवा लेते आप। आपको किसने रोका है? मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस वक्त सारा ग्वादर लाहौर ने खरीदा है। नहीं तो ममानियत तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो ममानियत करवा देते ना। ये मसला है कि आप खुद करने के लिए तैयारी, जो आप ये साहिल मुझे बता रहे हो कि खूबसूरत नीले पानियों का साहिल है, वो आप खुद डेवलप करना नहीं, जो डेवलप करने जा रहा है उसको कहना है कि इसको आने मत दो क्योंकि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, जब वोट का मसला आएगा तो हमारी सीटें कम हो जाएगी। अब आपने जमीन खरीदी, हमने आपको मार के निकाला है या जमीन आपकी छीन ली? नहीं, वो तो इसलिए जिन्होंने बेची वो भी तो गरीब नहीं होंगे ना ज्यादा, वो भी आप जैसे सरदार होंगे। उन्होंने कहा बेचो पंजाबियों को, बंजर जमीन है। नहीं, आपने खरीदी, आपको किसी निकाला वहां से? सर मैं तो कह रहा हूँ, देखिए मैं तो मुखालफत में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप कौम परस्त ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा बाहर से आए ना, तो फिर डेवलप कौन करेगा? आप खुद डेवलप भी नहीं करना चाहते, हालांकि ये साहिल सदियों से आपके पास है, ये मछेरों की बस्तियाँ सदियों से आपके पास है, ठीक है। आपको भी पता है कि क्या आपके लोग बाहर जाके स्विट्जरलैंड में तो पनाह ले लेते हैं, बरतानिया में तो जाके बड़े आराम से अच्छे माहौल में रहते हैं, लेकिन मछेरों की बस्तियों की बू जो है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं सोचते। उनका ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है उनका प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये मेरा प्रॉब्लम तो है ना। काश ये प्रॉब्लम आपको। आखिरी सवाल, 4 साल के थे आप, आपके वालिद को जेल भेज दिया गया, 18 साल तक आप वो जेल में रहे, क्या उनकी जद्दोजहद इसलिए थी कि वो पाकिस्तान से अलहदा रियासत चाहते थे? देखिए, मैं आपको 3 चीज़ें बता दूं। जब पाकिस्तान बन रहा था, मीर ख़ुशरो बिज़नजो का स्टैंड ये था कि कलात रियासत को रियासत ही रहने दिया जाए, पाकिस्तान के साथ बाकायदा इल्हाक करना हो। एक, पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क में जमहूरियत, आइन की बहाली के लिए अयूब खान के 10 साल में से 6 साल वो इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जेल काटी। तमाम पार्टी ने उस पर इख्तलाफ रखा, मगर उसने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे दस्तखत की। जब भुट्टो ने हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया, जब हैदराबाद ट्रिब्यूनल टूटा तो बलूचों में 2 ओपिनियन आ गए थे। एक की नुमाइंदगी कर रहा था खैर बख्श बरी, जिसका दावा था कि जब तक पाकिस्तान टूट नहीं जाता उस वक्त तक बलोच को उसको हक नहीं मिलेंगे। मीर ख़ुशरो बिज़नजो का इख्तलाफ था कि हमें बलोच कौम के हकूक़ के लिए इसी फ्रेमवर्क और इस आइन के अंदर रहते हुए लड़ना होगा। Malord, my questions are over. अदालत ये समझती है कि आर्टिकल 38 के साथ मुंसल का आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10A है, आर्टिकल 23 है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो फंडामेंटल राइट्स को पूरा करना आप पार्लियामेंटेरियन के शोल्डर पर एक बहुत बड़ा बर्डन है, और अपने इलाके की खुशहाली के लिए दिन रात काम मज़ीद करना पड़ेगा। Thank you, my lord. Thank you, sir.